सीतापुर गांव में शारदा और रमेश माँ बेटा रहा करते थे। रमेश मंडल कार्यालय में क्लर्क का काम करता था। वो दोनों हाथों से कमाता था। माँ शारदा और पिता प्रसाद बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। सर्दियों का मौसम था। सभी लोग बाहर कुर्सी लगा के पकौड़ी खाते खाते बड़े मजे से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी शारदा कहती है, अजी, हमारी खुशी के लिए हमारे बेटे ने कड़ी मेहनत की और मंडल कार्यालय में अच्छी नौकरी पा ली। हमारी खुशी के लिए वो दोनों हाथों से कमा रहा है। अब हमें भी तो उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। देखो शारदा, नाक घुमा के नहीं, सीधा कैसे पकड़ना है बता दो। ऐसे गोल गोल घुमाओ नहीं, मुझे समझ नहीं आता। सीधी बातें कहनी है तो कह दो, ऐसी पेचीदा चीजें मुझे पसंद नहीं। उसकी शादी करानी है। बहू के साथ वो खुश रहेगा। वो खुश रहेगा तो हमारा परिवार भी खुश रहेगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो ये है। इस तरह प्रसाद बेटे की शादी के लिए तैयार हो जाता है। शारदा भी रमेश के लिए अलग अलग रिश्ता देखना शुरू कर देती है। उसे एक गरीब किसान मुरली की बेटी अनामिका बहुत पसंद थी। वो उससे बात करती है। क्या कहते हो मुरली, अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कराओगे? बहू बना के भेजोगे? शारदा जी, जो आप कह रही है क्या वो सच है? सच कह रही हो मुरली। बहुत दिनों से मैं अनामिका को देख रही हूँ। बहुत अच्छी दिल की लड़की है। बड़ों का आदर सम्मान करना आता है उसे। हमारे हिंदू संस्कार को जानती है। पूरी तरह से हिंदू सनातनी लड़की है। ये सब देख कर ही तो मैं, मेरे पति और मेरा बेटा उसे बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए तुम्हें बुलाया बात करने के लिए। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है? मेरी बेटी का भाग्य अच्छा है कि वो इस घर में बहू बन के आएगी। अब इतने अच्छे परिवार को मैं ना कैसे कहूँ। इस तरह मुरली, अनामिका और रमेश की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है। अनामिका के विदाई के वक्त मुरली कहने लगते हैं, शारदा बहन मेरी बेटी की माँ नहीं है। आज से आप ही उसकी सगी माँ है। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर घर के काम काज रसोई के साथ साथ उसे सिलाई बुनाई का काम भी आता है। आज से माँ हो या सास, आप ही है। अगर कुछ गलती हो जाए उससे तो माफ कर दीजिएगा। आज से मेरी बेटी की पूरी जिम्मेदारी मैं आपके हाथ सौंपता हूँ। इस तरह अनामिका के हाथ शारदा के हाथ दे देता है। शारदा उसे साहस देती है, उसे समझाती है। मुरली को भरोसा मिलता है, ये सोचकर कि वो सही जगह अपनी बेटी को भेज रहा है। चिंता मत करो, मेरी बेटी नहीं है। आज से अनामिका मेरी बेटी की तरह ही होगी। तुम धैर्य रखो। ऐसा कहकर शारदा अनामिका को अपने साथ लेके चली जाती है। अनामिका अपने ससुराल में कदम रखने के साथ साथ ही घर का काम काज, सास ससुर सबकी सेवा और अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाती है। ऐसे ही खुशी खुशी दिन निकलते हैं। एक दिन अनामिका विवेक नाम का एक पुत्र संतान को जन्म देती है। फीस ज्यादा होने के बावजूद वो घर के पास के ही एक स्कूल में बच्चे की दाखिला करा देते हैं। एक दिन रिश्वत लेते हुए रमेश पकड़ा जाता है। वो अरेस्ट हो जाता है और जेल चला जाता है। ये खबर अखबार, टीवी, पूरे गांव, रिश्तेदार और करीबी लोगों सभी को पता चल जाती है। लोग उनके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। खड़ी खोटी बातें सुनाने लगते हैं। विवेक को स्कूल आने नहीं देते हैं। पर अनामिका को बस चिंता थी कि कैसे भी कि रमेश को जमानत में बाहर निकालना है। बहू, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस घर में बहू के रूप में भेजा था, पर तुम ही एकमात्र सहारा हो। कैसे भी करके बेटे के जमानत के लिए इस घर को बेचना पड़ेगा। इस तरह निश्चय किया। फिर गांव के ही सुदर्शन नाम के एक धनी व्यक्ति को उन्होंने ये घर बेच दिया। फिर उन पैसों से रमेश को जमानत पे बाहर निकाला गया। रमेश बाहर निकल के माता, पिता, पत्नी और बेटों को देखकर रो पड़ा। इस बेईमानी की वजह से लोगों को कितना अपमान सहना पड़ा, आपको नहीं पता। पिताजी चोरों की तरह मुंह छुपा रहे थे। पैसा बिल्कुल सांप की तरह होता है, पता नहीं किस क्षण हमें वो डस ले। गलती हो गई अनामिका, अब मुझे अकल आई है। फिर वो मंडल ऑफिस जाता है, पर वहाँ उसके पास नौकरी नहीं थी। जीवन काटना मुश्किल था, इसलिए जलाओ लकड़ी बेचने के लिए वो शहर चला जाता है। जहाँ गरीब लोग रहते थे वहाँ वो जाता है। एल्युमिनियम शीट का छोटा सा घर भाड़े पे लेता है। प्रसाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसे हम जीते थे और कैसे जी रहे हैं। इस तरह दुखी हो जाते हैं। दुखी मत होइए पिताजी, हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। अनामिका समझाती है, चाहे कितने भी मुश्किल दिन हो,
रमेश मजदूरी के लिए जरूर जाता है। अनामिका जीविका के बारे में जब सोचती है तो उसे याद आता है कि उसे सिलाई का काम आता है। फिर थोड़े ही पैसे में वो एक सिलाई की मशीन खरीदती है और घर पे कपड़े सिलने लगती है। शारदा घरों में नौकरानी का काम करती है और प्रसाद घर पर ही पोते का देखभाल करता है। इस तरह राशन के चावल खा रहे थे और अपने दिन गुजार रहे थे। एक दिन सीमेंट का बोरा नीचे से ऊपर ले जाने के दौरान रमेश को बहुत जोरों का चक्कर आता है और छठे तल्ले से नीचे गिर के उसकी जान चली जाती है। ये खबर मिलते ही मानो उनकी जिंदगी उजड़ जाती है। अपनी आंखों के सामने अपने बेटी की मौत देखकर शारदा और प्रसाद पागलों की तरह हो जाते हैं। मानो कि आसमान छेद हो गए हो, उस तरह उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। जो लोग आसपास में थे वो उनकी मदद करते हैं और इस तरह से दाह संस्कार का काम वो कर पाते हैं। शारदा प्रसाद बेटे के बारे में सोच रहे थे और बहू को बिंदी के बिना देखकर उनके आंखों में आंसू आ रहे थे। पिताजी और माँ, आप लोग को मुझे और मेरे बच्चे को समझाना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह से रोएंगे तो मैं और मेरा बच्चा क्या करेंगे? अब तक इस घर पे हुई भयानक घटना काफी थी। बेईमानी से इतना दर्द होता है, पर मैंने कभी अपने बेटे को गलत काम करने के लिए नहीं उकसाया। कल क्या होने वाला है ये तुम्हें कैसे पता था? बताओ, तुम ब्रह्मा की पत्नी थोड़ी हो, तुम तो प्रसाद की पत्नी हो ना। कहते हैं जो होता है भले के लिए होता है। अब दुखी ना हो के आगे बढ़ते रहना है बहू। आज से तुम ही बेटी हो और तुम ही बहू हो। हिम्मत रखो बेटा। इस तरह से उसे धैर्य रखने के लिए वो कहती है। सास ससुर और बेटे का देखभाल करने के लिए अनामिका टेलर का काम करना शुरू कर देती है जो उसे आता था। यहाँ सिलाई सिखाया जाता है। इस तरह से लिख के एक बोर्ड वो अपने घर के बाहर टांग देती है। एक तरफ घर का काम करती थी, दूसरे तरफ टेलर का काम करके अनामिका पैसे कमाने लगती है। इस तरह से पैसे कमाकर अनामिका अपने सास ससुर और बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी और जीवन काटने लगी। इस तरह अनामिका को कठिन परिश्रम करते हुए देखकर सासू माँ शारदा और ससुर जी प्रसाद मनी मन बहुत खुश होते हैं और बहुत गर्वित भी होते हैं। वैद्य कॉलोनी में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। बहू अनामिका को बैगन बहुत पसंद थे। दिन में 3 दफे बैगन के अलग अलग सब्जियां बनाकर वो खाया करती थी। एक दिन सुबह के 9 बज रहे थे। शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों डाइनिंग टेबल पे नाश्ता करने के लिए बैठे हुए थे। अनामिका सब कुछ लाके डाइनिंग टेबल के ऊपर अच्छे से रख देती है। बहू, आज नाश्ते में क्या है? आपके लिए बैगन की इडली, बैगन की चटनी, पिताजी के लिए बैगन का डोसा, बैगन का सांभर और उनके लिए बैगन का वड़ा। अनामिका बहुत उत्साह के साथ कहती है, पर यह सुन के शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों का चेहरा लटक जाता है। ये देखकर वो कहती है, अभी के लिए खा लीजिए, फिर मैं बैगन का पकोड़ा, बैगन का उपमा, बैगन का पराठा, बैगन का सांभर ये सब बनाऊंगी ना सासू माँ, बताइए। सब बैगन के ही पकवान क्यों बहू? मुझे बैगन बहुत पसंद है माँ जी। बैगन के बिना मैं खाना ना पका सकती हूँ और ना खा सकती हूँ। सच कहो तो सासू माँ, बैगन के बिना मैं तो जी ही नहीं सकती। मानो कि बैगन मेरे अंदर समाया हुआ है। अगर तुम्हें पसंद है बैगन तो तुम खाओ, हमें जबरदस्ती क्यों खिला रही हो बहू? अगर आपको ये सब नहीं खाना तो मत खाइए, मैं अकेले ही ये सब खा लूंगी। हमेशा बैगन बैगन ऐसा क्यों कह रही हो बहू? पता नहीं सासू माँ, मैं आपके बेटे के बिना तो रह सकती हूँ, पर बैगन के बिना मैं एक पल नहीं रह सकती। एक काम करो बहू, सोने से पहले बिस्तर में बैगन बिछा लो और उन्हें ही पकड़ के सो जाओ। अरे माँ, रोज तुम्हारी बहू ऐसा ही करती है। मैं तकिया लेके जमीन पे चटाई बिछा के रोज सोता हूँ। देख रही हूँ मैं, दिन ब दिन बैगन के लिए पागलपन तुम्हारा बढ़े जा रहा है। अब क्या करूँ, कुछ नहीं हो सकता अब मेरा। ऐसा कह के डाइनिंग टेबल पे बैठ के अनामिका सारे बैगन के पकवान खाने लगती है। एक दिन सुबह के 7 बज रहे थे। अनामिका बहुत दुखी होकर घर के बाहर चुपचाप मुंह लटकाकर बैठी हुई थी। शारदा नींद से जग के घर के बाहर साफ सुथरा करके तब जाके रंगोली डालती है। फिर देखी कि बहू दुखी बैठी हुई है। बहू, क्या हो गया? दुखी क्यों बैठी हो इस तरह? सासू माँ, बाजार में बैगन नहीं मिल रहे हैं और जो लोग बैगन बेचा करते थे मुझे देखकर भाग रहे हैं। अब क्या होगा? अरे बेवकूफ, बैगन के लिए ऐसा कौन रोता है? मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। तुम ना पगली हो। चाहे आप मुझे कितना भी डांट लीजिए, पर मुझे बैगन ला दीजिए।
अगर आप कहे जो दहेज में मैं खेत लाई हूँ वो भी मैं आपके नाम लिख दूंगी। हाय भगवान, ये क्या पागलपंती है। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं सब जेवर दे दूंगी अपना। तुम कहोगी तो अपना खेत तुम्हारे नाम पे लिख दूंगी, पर बैगन नहीं ला सकती हूँ मैं, समझी बहू? ऐसा कहेंगी तो मैं बहुत उदास हो जाऊंगी सासू माँ। मुझे नहीं पता, पर मुझे कहीं से भी बैगन ला के दीजिए। ऐसा होगा तो मैं घर के बाहर बिना खाए पिए धरने पे बैठ जाऊंगी और कहूंगी कि सासू माँ मुझे बैगन नहीं ला के दे रही है। फिर सारे महिला संगठन, टीवी, सभी जगह से लोग आके आपको बातें सुनाएंगे, खरी खोटी सुनाएंगे माँ। फिर तुम कब ऐसा अनशन करोगी बहू? कब टीवी वाले आएंगे पहले ही बता देना। मैं भी मेकअप लगा के अच्छी साड़ी पहन के तैयार रहूंगी। टीवी पे अच्छा भी दिखना है कि नहीं? शारदा का ऐसा मजाक सुन के अनामिका को गुस्सा आता है। सासू माँ, इस तरह भद्दा मजाक का अभी वक्त नहीं है। बहू, हमें भी तो कहीं बैगन नहीं मिलेंगे। अगर मुझे कोई जादू विद्या आती तो मैं उससे बैगन ले आती, पर देखो वो भी मुझे नहीं आती है ना। अनामिका दुखी होके मुंह लटका लेती है। वो बात नहीं है, मैं चाहती तो तुम्हारे लिए बैगन की खेती भी कर देती। कभी भी बैगन की फसल कैसे करते हैं इसकी जानकारी भी नहीं है, पर तुम्हारे लिए मैं एक काम कर सकती हूँ। वो क्या सासू माँ? घर के बाहर एक दुकान लगाओ और लिखो कि 1 केजी बैगन के लिए मैं 100 रुपए दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। जिसे जरूरत होगा पैसे की वो आएगा और तुम्हें भी खाने को मिल जाएगा। ठीक है सासू माँ, कुछ तो कीजिए। मैं भी सोचती हूँ और क्या कर सकते हैं हम। ऐसा कह के अनामिका अपने कमरे में चली जाती है। शारदा घर के बाहर एक छोटा सा टेंट लगाती है और वहाँ बोर्ड लगाती है लिख के कि 100 रुपए देगी वो 1 केजी बैगन के लिए, और वहाँ बैठ जाती है। अब अनामिका को बैगन बहुत पसंद थे और घर में बैगन नहीं थे, तो अनामिका एक फैसला लेती है। जैसे रजनीकांत ने रोबोट बनाया वैसे ही मैं बैगन का पेड़ बनाऊंगी, चाहे उसके लिए जितना भी वक्त लगे। इस तरह अनामिका का कमरा एक्सपेरिमेंट का कमरा बन जाता है। हर तरह का रसायन ले आती है। इसी के साथ बैगन के बीज, बैगन के पेड़ के लिए मिट्टी, तरह तरह की चीजें लाके वो इकट्ठा करती है। तरह तरह के रंगों के केमिकल मिलाती है। रात दिन देखे बिना वो बस अपने प्रयोग में ही लगी रहती है। अनामिका बहुत परिश्रम करती है। फिर वो रिमोट कंट्रोल वाला एक बैगन का पेड़ बनाती है। घर पे सासू माँ शारदा, पति रमेश, ससुर जी प्रसाद, सभी लोग बड़े चिंतित थे। बेडरूम का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजा कभी नहीं खुलता था। बस उस कमरे से अनामिका की चिल्लाने की आवाज आती थी। साथ ही तरह तरह के विस्फोटों की आवाज आया करती थी। एक दिन शारदा दरवाजे के बाहर खड़ी होके दरवाजा खटखटा के कहती है, अरे बैगन के लिए पगली, तुम अंदर कर क्या रही हो? मैं ये विस्फोट की आवाज अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जब भी दरवाजा खटखटाओ कभी खोलती ही नहीं। जब भी पूछो तो कहती हो बैगन बना रही हो। ऐसा कर क्या रही हो अंदर? कमरे के अंदर बस धुआं था, सब कुछ अंधेरा था। बस एक फैन चल रहा था। टेबल के ऊपर एक पेड़ रखा हुआ था जो कि चमक रहा था। उसे देखकर अनामिका बहुत खुश थी। तभी सासू माँ की बातें उसे सुनाई देती है। सासू माँ, इस तरह बार बार पूछ के परेशान मत कीजिए। मैं सफलता से बस कुछ ही दूर हूँ। जैसी सफलता मिल जाएगी मैं बाहर आके वो दिखाऊंगी, जिसे देखकर आप लोग शॉक हो जाएंगे। बाहर आके हमें करंट से ही शॉक दे दो बहू, वही बेहतर है। कम से कम बाहर तो निकल आओ। अनामिका सासू माँ की बातों पे गौर ना करते हुए वो अपने प्रयोग में व्यस्त हो गई। जैसे ही वो रिमोट दबा रही थी उसे बैगन मिल रहे थे। बिल्कुल वैसे ही बैगन जैसे मिट्टी में फलते हैं। कोई फर्क नहीं था, बिल्कुल हमारे देसी बैगन की तरह थे। फिर सफलता और गर्व के साथ अनामिका कमरे से बाहर निकल आती है और सभी को उस बैगन के बारे में वो समझाती है। अरे बाप रे, बहू तो साइंटिस्ट निकली। शारदा बहुत उत्साहित होती है। उधर अनामिका दिन में 3 दफे अलग अलग बैगन की सब्जियां बनाकर मजे से खाकर जिंदगी गुजारती है।